हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। मोशन क्या होता है, देखो जैसे जैसे जो जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मोशन क्या होता है, टाइप ऑफ मोशन कितने होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये मेनली ये टॉपिक हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल सेक्शन बचता है, उन सेक्शंस को हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज एक बेसिक से वीडियो है जिसमें हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को ज़्यादा करेंगे। तो जैसे लिखा है पहला टॉपिक मोशन। मोशन क्या होता है, देखो जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होना। लाइक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ए पॉइंट पे और मैं दूसरे पॉइंट बी पे चला जाता हूँ, तो जिस मोमेंट्स पे मैं जा रहा हूँ, लाइक मेरा मतलब जाने के बीच में अगर किसी चीज को ऑब्जर्व करा जाए, यहाँ से वहां जाते हुए देखना। जैसे मान लो इस पेन को यहाँ से ऐसे फेंक रहा हूँ, तो ये पेन जैसे इस हाथ से इस हाथ में आ रहा है, बीच में अगर इस पेन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ जो मेरा मार्कर है, पेन है, ये मोशन के अंदर है। मतलब उसकी पोजीशन बार बार चेंज होना टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, मोशन कितने टाइप का होता है, देखो मोशन के टाइप्स तो काफी होती हैं, लेकिन हम 9th क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं तो दो पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही देखो एसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ऐसे टाइप तो बहुत होती हैं, लेकिन हमें जो मेनली पढ़ना होता है और जो देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का असली मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म का मतलब समान रूप से जो चले, और नॉन यूनिफॉर्म असमान रूप से, मतलब इरेगुलर चेंजेस जिसमें आए उसको नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो जितने भी मोशंस होते हैं उनके अंदर यही दो टाइप पाई जाती है। कोई भी काम हम इंसान कर रहे हैं, लाइक मैं समान रूप से वीडियो बना रहा हूँ, समान रूप से लिख रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक दिन में 5 वीडियो बना दी और 3 दिन तक कुछ बनाया ही नहीं, अगले 7 दिन में 20 वीडियो बना दी, आगे कुछ बनाया नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म का टाइप। तो मोशन के रेस्पेक्ट में अगर यूनिफॉर्म की बात करी जाए तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब जैसे मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। अगर मान लो ये 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, इसको 2 आवर में कंप्लीट कर रहा हूँ, इसको भी 2 आवर में, तो मैंने क्या बोला, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन का। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, जो भी डिस्टेंस दे रखी है वो हर एक टाइम में, जैसे पहले अगर कोई 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ 2 घंटे में, अगले 10 किलोमीटर 2 घंटे में, तो अगले मान लो सी से डी पॉइंट तक जाऊंगा, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 10 किलोमीटर, और कितनी देर में कवर करूंगा, 2 घंटे में। ये फिक्स है क्योंकि ये यूनिफॉर्म का पार्ट है। जो अगली टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म का उल्टा। उसमें क्या था, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। यहां पर क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अनइक्वल टाइम। टाइम बोलो चाहे टाइम इंटरवल, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है, ना तो डिस्टेंस फिक्स है और ना ही टाइम फिक्स है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ए बी सी, 3 पॉइंट दे दिए, ये डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, इसको 2 घंटे में कवर कर रहा है, 2 आवर्स में। ये 15 किलोमीटर है, इसको मान लो 7 घंटे में कवर कर रहा है। अगला सी से डी तक का कोई पॉइंट है, ये मान लो 20 किलोमीटर है, इसको 3 घंटे में कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए से बी तक का कोई डिस्टेंस है, उसको 2 घंटे में कवर कर रहा है। इसके बाद अगला जो बी से सी का जो डिस्टेंस है वो रेगुलर नहीं है, मतलब डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो 10 से 15, 15 से 20, कोई भी, अब रैंडम ये नहीं कि इंक्रीज ही होगा, ये कम भी हो सकता है, जैसे 12 भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसे वैल्यू। मतलब फिक्स कोई पैटर्न नहीं बन रहा, जैसे हम लोग मैथ्स वगैरह में पढ़ते हैं, कोई फिक्स पैटर्न में काम करना वो नहीं होता।
उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का डायग्राम है। नॉन यूनिफॉर्म, एक बार थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, और यूनिफॉर्म। देखो, अगर कोई भी चीज आती है, यूनिफॉर्म मोशन हो, यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, कोई भी चीज हो, तो यूनिफॉर्म का कोई भी डायग्राम बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। हमेशा डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन बनता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे बहुत से फिजिक्स के आगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वहां पता चलेगा कि यूनिफॉर्म भी कोई भी कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल अगर बात करी जाए तो कर्व लाइक, मतलब पता नहीं कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अब ये कर्व की ही बात करी जाए। अब कोई कुछ बच्चे ऐसे इसको क्रैमिंग करने के सेंस में देखते हैं कि सर ने बताया है कर्व बन रहा है तो कर्व, मतलब कुछ ऐसा बनाएंगे। अगर हम लोग कुछ इसको ऐसे जाके बना दे तो क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन को छोड़ के कोई भी पैटर्न बनता है वो किस में आ जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो, अगली चीज है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे, चाहे 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th या आगे की हायर एडवांस फिजिक्स वगैरह, इसमें दो चीज काम आएंगी। एक तो स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। इस चीज को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बार बार यूज होगा स्केलर वेक्टर तो समझ नहीं आएगा, स्केलर क्या बता दिया, वेक्टर क्या बता दिया। देखो, किसी भी चीज को बताने के लिए उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है। वैल्यू को फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर मैं बोलूं मेरे पास 5 किलो आलू हैं, तो आलू क्या हो गया? वैल्यू होगी, तो उसको क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड। जैसे फोर्स होता है, 50 न्यूटन का फोर्स, 200 न्यूटन का फोर्स, कोई भी, तो जो न्यूटन बोला मैंने 50 न्यूटन, वो मेरी क्या है? वैल्यू है। वैल्यू को क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड। और एक चीज होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब किस डायरेक्शन के अंदर उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ये दो चीज है। तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसके पास डायरेक्शन नहीं हो और मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई क्वांटिटी ऐसी है जिसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जैसे अपना बॉडी का मास लगा लो, अपना मास होता है कि नहीं होता? मास, मान लो मैं 40 किलो का हूँ, 70 किलो का हूँ, 80 किलो का, जो भी अपना मास होता है। मास, अगर मास मतलब किसी भी जगह के ऊपर मास अगर 40 किलो है तो दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे तो उसके मास के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला है। इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है उनको किसमें कंसिडर करेंगे? स्केलर क्वांटिटी में। और वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, फोर्स, फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का इम्पैक्ट होता है या डायरेक्शन की वजह से होता है। किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इधर से फोर्स लगेगा तो शायद कुछ और चेंज आएगा, इधर से लगेगा तो कुछ और होगा, कुछ और होगा। तो डायरेक्शन का बहुत ज्यादा रोल होता है। और जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो स्केलर और वेक्टर के ऊपर काफी डिपेंड है। इसीलिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने से पहले तुम लोगों को स्केलर और वेक्टर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया है, कि बार बार ये पता चले कि किसी में डायरेक्शन का यूज होता है तो डायरेक्शन कहाँ इंपैक्ट डालती है। अभी हम देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस के बारे में अगर कोई पूछे जाए तो क्या होता है? एक्चुअल पाथ covered by any body और ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी जो एक्चुअल पाथ कवर करती है उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। लाइक ए है, बी है, सी है। मान लो ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, तो ये जा रहा है पहले डी पे, फिर जा रहा है बी पे, फिर जा रहा है ई पे, फिर जा रहा है
एफ पे। तो मान लो इसका एक्चुअल पाथ ये बना दिया, ये मान लो 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये 7 किलोमीटर। किलोमीटर बोलो चाहे मीटर, यूनिट का कोई मतलब नहीं है, मेन बात है समझना। अगर ए से सी पे जाना है या ए से बी पे जाना है तो हम यहाँ से यहाँ ना जाके हम ऐसे जा रहे हैं। तो अगर इस वाले केस में डिस्टेंस कवर करेंगे तो ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, देखो पहले 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 7 13 और 1 14, मतलब 14 किलोमीटर। ये क्या होगी, इसकी एक्चुअल पाथ, जितना डिस्टेंस इसने कवर करा। ठीक है, तो एक्चुअल पाथ किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का जो भी टोटल करता है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली से आगरा है, अगर ये मान लो 400 किलोमीटर है, अगर मैं दिल्ली से आगरा गया, इस एग्जांपल को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट वाले एग्जांपल में भी सेम चीज रिपीट करूंगा। दिल्ली से आगरा कोई बंदा जा रहा है और वापस आगरा से दिल्ली आ रहा है, तो डिस्टेंस कितनी कवर होगी, 400 जाने की और 400 आने की, इसका मतलब कितनी होगी 800 किलोमीटर। तो डिस्टेंस समझ में आया? ठीक है। एक चीज और देखो, डिस्टेंस वाले जो न्यूमेरिकल आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं, जैसे कोई सर्कुलर चीज है, कोई सर्कुलर, जैसे मान लो ए पॉइंट से कोई राम श्याम बंदा भागना शुरू करता है, दौड़ना चलना जो भी शुरू करता है, और अगर मान लो इस सेंटर की रेडियस मान लो 14 मीटर है, इस सर्कल की, सॉरी 14 मीटर की रेडियस है, तो ये कह रहा है कि 2 राउंड लगा देगा तब तक वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा। अगर सर्कुलर के अंदर हम किसी भी चीज की डिस्टेंस निकालते हैं तो वो होता है उसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 4, जो भी काट के जो भी आंसर आएगा वो होता है इसकी डिस्टेंस। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है वहां से लेके जो फाइनल मतलब लास्ट का जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एक ए से बी सी पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम घूम के जा रहा था, अगर ए से सी पे जाना है तो डायरेक्ट इस छोटे वाले रास्ते से जाना है। और अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे शॉर्टकट रास्ता। जैसे एक एग्जांपल लेके बताते हैं, सबसे सिंपल, ये मान लो है 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, और ये मान लो है 5 किलोमीटर। तो मुझे ए से डी पे जाना है, तो इस रास्ते से जाऊंगा तो देखो 3 और 4 7 और 2 9 किलोमीटर पड़ेगा, और यहाँ से जाऊंगा शॉर्टकट तो 5 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ए से डी पे पहुंचने का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तो 9 किलोमीटर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। अब देखो, जो मैंने आगरा और दिल्ली वाला एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। मैंने क्या बोला था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो डिफरेंस है, इनिशियल और फाइनल का जो डिस्टेंस के हिसाब से जो डिफरेंस मतलब गैप कितना है, अगर दिल्ली से कोई बंदा आगरा गया है आया है, इसका मतलब क्या है, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। मतलब जिस भी केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम होते हैं उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, 0 आता है। तो देखो, जैसे सर्कुलर का बात करी थी हमने, जैसे ए से किसी बंदे ने भागना शुरू करा था, तो अगर एक राउंड पूरा कब होगा, जब ये ए पे ही आ जाएगा। 2 राउंड पूरे कब होंगे, फिर ये ए पे आ जाएगा। तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब देखो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं करवा देता हूं, यहां देखो, अगर कोई स्क्वायर है जिसकी मान लो 12 सेंटीमीटर साइड है, तो 12 ये है तो 12 ये है, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑपोजिट साइड पे या ऑपोजिट कॉर्नर के ऊपर कोई बंदा जा रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। देखो, ए से सी का ऑपोजिट हो गया, टिंग 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 टिंग, ठीक है।
तो डिस्टेंस क्या करेगा, ए से सी पे 12 और 12 24, तो मैं ये कह सकता हूँ ए से सी तक जाने का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 24 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी यूनिट होगी, ठीक है। अब ए से सी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगर स्क्वायर की बात करी जाए तो स्क्वायर के अंदर डायगोनल होगा, डायगोनल की सीधी सीधी वैल्यू देखो, अगर किसी भी स्क्वायर की साइड को ए बोलूंगा तो सारी की सारी साइड सेम होती हैं, इक्वल होती हैं, तो ए हो जाएगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट टू या अंडर रूट टू ए, मतलब साइड को अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 12 अंडर रूट टू। और दूसरे केस में हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और ये कितना होता है 144, 144 को ऐड करेंगे तो 288, तो 288 को अंडर रूट में करूंगा तो 2 इंटू 144 लिख लूंगा, 144 बाहर आएगा तो 12 बन जाएगा, तो 12 अंडर रूट टू। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसमें कोई भी वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ए अंडर रूट टू से इस स्क्वायर टाइप के जो क्वेश्चन है उनका डिस्प्लेसमेंट निकल सकता है। देखो अगला टॉपिक है स्पीड। स्पीड क्या होता है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्पीड किलोमीटर पर आवर में 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, 50 की स्पीड से, 200 की स्पीड से। इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, इस वाले के नहीं सॉरी, स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो जो स्पीड है उसको एक तरह से वेलोसिटी और स्पीड का रिलेशन बताएंगे तुम्हें, तो डिफ्रेंशिएट कर पाओगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है, बने रहिए। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, जैसे अभी के केस में डिस्टेंस को डी से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से करते हैं, लेकिन जैसे ही इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह पढ़ोगे तो पता चलेगा डिस्टेंस को एस से डिनोट करते हैं, इसको वी से डिनोट करते हैं। डाउट क्लियर करते हैं। तो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करा, वो होती है डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, जैसे मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है 40 किलोमीटर एक घंटे में कवर कर रहा है। इसको लैंग्वेज में लिखूंगा तो ये बोलूंगा एक घंटे में किसी बंदे ने, किसी कार ने क्या डिस्टेंस कवर करी, 40 किलोमीटर। ठीक है, एक होती है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, किसी भी चीज की एवरेज कैसे होती है, टोटल किसी चीज को करना और उसके नीचे कितनी चीज है। जैसे मान लो एक क्लास के अंदर 50 बंदे हैं, 50 बंदों के पास 20-20 रुपए हैं, तो सबके रुपए को मल्टीप्लाई करो और या मतलब सम अप करो, और नीचे टोटल कितने बंदे हैं, 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उनसे सबसे डिवाइड करो, तो टोटल टाइम। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज क्या निकल जाएगी, टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस कवर करी है सब में। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक इंसान है वो ए पॉइंट से गया बी पे, बी से गया सी पे, तो ये था मान लो 500 किलोमीटर और ये था मान लो 400 किलोमीटर, ये 3 घंटे में गया, ये 5 घंटे में गया। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, 500 और 400 900, और टोटल टाइम कितना लिया, 3 और 5 8 आवर। जो भी वैल्यू काट के जो आंसर आएगा वो उसकी एवरेज स्पीड आएगी। न्यूमेरिकल के सेक्शन के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर प्योर न्यूमेरिकल होंगे सबसे रिलेटेड। आज मोस्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जो स्पीड होती है, स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड में भी होती है और किलोमीटर पर आवर में भी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटर कवर करा गया एक सेकंड में या किलोमीटर कवर करा गया एक घंटे में। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चला कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास 2 यूनिट निकल के आती है। जैसे हमने पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ा है, तो डिस्टेंस हो सकता है मीटर में या किलोमीटर में, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही बात होती है, बस थ्योरेटिकल अलग होती है। जैसे देखो कोई बंदा है उसको दिल्ली रहता है, दिल्ली से मान लो उसको आगरा जाना था, तो वो ऐसा थोड़ी है कि दिल्ली से पहले चंडीगढ़ जाएगा और फिर आगरा जाएगा, मतलब ये मान लो 200 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर, इससे चाहे सीधा 400 किलोमीटर नहीं चला जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ और ये डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। तो हमेशा हर इंसान शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने की कोशिश करता है, तो इसलिए इसको बोला जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। हाँ, 9th क्लास के हिसाब से ये अलग बात है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंशिएट करके बताइए,
तो अगर डिफरेंस करने की बात आएगी तो बताना पड़ेगा, जैसे ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये एक्चुअल पाथ होता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं हम लोग। ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, सर्कुलर वाला एग्जांपल दिया था, सर्कल के अंदर जहाँ से स्टार्ट करा वहीं से एंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो हो सकता है। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। जैसे मान लो अगर मान लो ए से लेके बी पे गया और बी से वापस यहाँ तक आया, या मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा कोई बंदा, तो नेगेटिव में भी डिस्प्लेसमेंट बन सकता है। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी मान लो 10 किलोमीटर था और ये यहाँ तक आ गया 15 किलोमीटर, यहाँ मान लो सी पॉइंट है, ये 5 पॉइंट और है और ये 10 पॉइंट है, तो अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 और 5 25, 25 तो डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीड और वेलोसिटी एक जैसा होता है। कैसे, क्योंकि स्पीड में क्या बताया था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पर क्या बताऊंगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ये बात समझ में आएगा न्यूमेरिकल सेक्शन में। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम डिस्टेंस कवर करने हैं, रियल लाइफ में अगर हमें कहीं कोई विजिट करना है, कहीं कोई जाना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी होती है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ऐसी ही होगी जैसे किसकी बताई थी, स्पीड की। जैसे वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं v से, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी को यहाँ पर दो टाइप से और बताते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो इनिशियल वेलोसिटी होती है शुरुआत के अंदर, इनिशियल वेलोसिटी, ये सारी चीज हमें इक्वेशन ऑफ मोशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, छोटे यू से, और एक होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को किससे डिफाइन करते हैं, स्मॉल v से। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी से ही हम लोग ये बता सकते हैं वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर करा जाता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में सेम टू सेम वेलोसिटी है। ठीक है, अब वेलोसिटी के भी दो टाइप हो सकते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। सेम जो मैंने पहले मोशन में डिस्कस करा था वो सारी की सारी बात, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी बनता नहीं है। वेलोसिटी से ये क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एवरेज स्पीड का होता है तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, बस एवरेज वेलोसिटी के केस में हमें डिस्प्लेसमेंट यूज करना है। अगर कोई सर्कुलर कोई बात हो रखी होती सर्कुलर में, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। अब देखो एक्सेलरेशन करते हैं, चलो इसको कुछ लोग एसिलरेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे आप वैसे बोल सकते हो। मैं इसको एसिलरेशन भी पढ़ता हूँ। इसको कभी कभी जैसे अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है फिजिक्स में, ACC, तो कंफ्यूज नहीं होना। एसिलरेशन, एसिलरेशन को लिखने के लिए जो वर्ड यूज करा जाता है वो ए, अगर कहीं भी हमें ए लिखा दिखे तो हम ये समझ जाएंगे ए होता है एसिलरेशन। ठीक है, एसिलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ change of velocities with respect to time, टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटीज का चेंज होना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल का डिफरेंस करूंगा, तो चेंज का मतलब क्या होता है, कम ज्यादा करना, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा दूंगा टाइम के रेस्पेक्ट में। यही से देखो हमारे को इक्वेशन ऑफ मोशन पहली मिलती है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू टी, मतलब ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ये यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू वी। इक्वेशन ऑफ मोशन पहले क्या कहती है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से निकल के आती है। इसके ऊपर कोई डेरिवेशन होते हैं, लेकिन हमें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, हमें क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो एक्सेलरेशन, ये बात समझ में आया कि हमें वेलोसिटीज में चेंज करना। जैसे देखो अगर एक पॉइंट है ए पॉइंट के ऊपर मान लो गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर, एक समझने के लिए वर्चुअल बात कर रहे हैं। जैसे बी पॉइंट पे आया, गाड़ी चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही सी पॉइंट पे आया तो गाड़ी चल रही है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड चेंज हो रही है या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। देखो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को मैं सेम बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क होता है। और कोई भी इंसान अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कोई दूसरे लोकेशन पे जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई
लॉन्ग पाथ ट्रेवल करके जाएगा, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखने की कोशिश करेगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम इंटरवल के बाद किसी की पोजीशन में चेंज हो रहा है और उसकी स्पीड में चेंज हो रहा है, तो मैं उसको कह सकता हूँ वो एक्सेलरेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब स्टेशनरी है, मतलब रुकी हुई है, तो उस केस में हमेशा u की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और कोई बॉडी मोशन में थी और अब एकदम से वो रुक गई है, स्टॉप हो गई है, तो उस केस में फाइनल वेलोसिटी होती है v, वो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो ये दो चीज का ध्यान रखना, कोई बॉडी रुकी हुई है स्टार्टिंग में और रुकने के बाद अगर मान लो चलना शुरू करती है तो उसकी पहली इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। और कोई बॉडी चल रही है, मोशन में है और उसके बाद रुक रही है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन समझ में आया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन के बाद एक दूसरी टर्म होती है डेसिलरेशन। डेसिलरेशन बोलो चाहे रिटार्डेशन बोलो, रिटार्डेशन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो एक्सीलरेशन होता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में स्पीड थी ना, पहले 10 से फिर 20 40 ऐसे कुछ हो रही थी, 40 80, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था तो स्पीड हमारी बढ़ रही थी। अब डेसिलरेशन या रिटार्डेशन, इसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन, मतलब नेगेटिव होना, नेगेटिव एक्सीलरेशन। इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, जैसे कोई गाड़ी है, कोई मान लो गाड़ी कैसी होती है, ऐसी सी कोई गाड़ी चल रही है और वो चलती हुई गाड़ी एकदम से सडन ब्रेक अप्लाई करती है, अगर मान लो 100 की स्पीड है, 100 की स्पीड, और अगर मान लो रोड के ऊपर कोई उसको कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्स्टेकल मिलता है तो वो गाड़ी रुकने की कोशिश करेगी, तो रुकने की कोशिश करेगी इसका मतलब वो अपनी स्पीड कम करेगी तभी तो रुकेगी, अगर स्पीड कम नहीं होगी तो रुकेगी नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड कम हो रही है, तो इसका मतलब उस पर क्या लग रहा है, रिटार्डेशन लग रहा है। और देखो जैसे 100 की स्पीड पे, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में अपना मतलब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं 100 की स्पीड पे और एकदम से सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो हमने ब्रेक मारने की सोची, तो जैसे ही मैंने देखा ऑब्जेक्ट आ गया है, तो मेरी गाड़ी कितने की स्पीड पे चल रही थी, 100 की स्पीड पे, और अब मैं चाहता हूँ उस ऑब्जेक्ट से पहले मैं गाड़ी को रोक दूं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो u की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, मुझे गाड़ी रोकनी है, रोकनी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन और ना एक्सेलरेशन, डेसिलरेशन, रिटार्डेशन, ये सब एक्सेलरेशन की ही टाइप है या एक्सेलरेशन की ही टाइप है, बस फर्क ये है ये नेगेटिव में काम करते हैं, वो पॉजिटिव में। इसको भी डिनोट किससे करते हैं, ए से ही। इसकी जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन का हो गया है ये। और इसको देखो जैसे ऐसे दिया जाएगा, ए की वैल्यू लेंगे तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इतना फर्क है, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। उस केस में अगर नॉर्मल एक्सेलरेशन होता तो ये वैल्यू कितनी रहती, प्लस की। चलो देखो, अब सेकंड लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, मोशन की क्या क्या इक्वेशन होती है, मोशन की 3 इक्वेशन होती है भाई, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। देखो कई बुक्स में क्या होता है, यू स्क्वेयर इधर आके लिखा होता है, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वेयर, ये सब अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखे हैं, तो इसमें पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स दिख रही हैं, जैसे वी मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी, अगर तुम लोगों को याद हो तो वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, ए का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन, टी का मतलब क्या होता है, टाइम। यहाँ पर देखो मैंने बताया था एस आएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन में पहले बताया था। एस का मतलब क्या होता है, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, यू का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, ए का मतलब एक्सीलरेशन, टी का मतलब टाइम, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टू ए का मतलब एक्सीलरेशन, एस का मतलब वही डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इनके ऊपर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, मैं न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सारी चीज़ कवर अप कर दूंगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है चलो फिर भी पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमने मोशन वगैरह में एक टाइप बनाई है तो इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना, मतलब सर्कल में घूमना। देखो लीनियर मोशन भी होता है, लीनियर मोशन, मोशन की टाइप जो मैंने बताया था ना, लीनियर नॉन लीनियर। तो लीनियर क्या होता है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना, उसको लीनियर मोशन कहते हैं। ऐसे ही सर्कुलर के अंदर, मतलब सर्कल के अंदर किसी, या ऐसे कह सकते हैं किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर पाथ होना, मतलब जिस मोशन में वो ट्रेवल कर रहा है वो सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो उस केस को क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म मतलब वही इक्वल डिस्टेंस वाली बात की, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो ये उसकी डायरेक्शन बनती जाएंगी, तो इस हिसाब से तो बाहर निकल जाएगा। ऐसे जैसे हम लोग कई बार क्या, कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज को एक रस्सी से बांध के ऐसे घुमाते हैं, तो अगर वो अपने पाथ से बाहर चला जाएगा, फेंक के देखना, जैसे हमर थ्रो होता है, ऐसे घुमा के और ऐसे फेंकते हैं दूर, तो वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो सर्कुलर मोशन का ही तो होता है, सर्कुलर का ही तो पार्ट होता है। तो जिस मोमेंट के ऊपर इसको छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में इसकी टेंजेंट बन रही होगी उस डायरेक्शन के अंदर ये निकल जाएगा। तो इसको यहाँ की किस, मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगा ना जो इसको बाहर नहीं जाने दे रहा है, ऑब्जेक्ट को सर्कुलर में घूम रहा है तो ये इधर बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, ये अंदर की तरफ क्यों रह रहा है। तो एक जो फोर्स होता है सेंटर के ऊपर, उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो अब इसको थोड़ा सा रिवर्स करके समझते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचता है। अगर सेंटर की तरफ खींचेगा तो ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसका मतलब ये मोशन कंटिन्यूअस बना रहेगा। और बाकी तो इस चैप्टर में तो यही सब है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया या कोई कॉन्सेप्ट किसी के बारे में नहीं आया, तो कमेंट वगैरह करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।